दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इस वक्त हमारा देश बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और इस दौर के बारे में तरह-तरह की व्याख्याएँ हमारे देश के अंदर, देश के बाहर की जाती हैं और की जा रही हैं। इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि देश के दुनिया के दूसरे हिस्सों में भारत के बारे में, भारत की मौजूदा स्थिति के बारे में कैसा समझा जा रहा है, कैसा सोचा जा रहा है। संयोगवश हमारे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड, आप सब उनको जानते हैं, जो हमारे चैनल पर भी आते हैं, दूसरे और चैनलों पर भी आते हैं। शीतल पी सिंह इन दिनों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और वो घूम रहे हैं अलग-अलग जगहों पर। उनको वहाँ के बहुत सारे जो भारतवंशी हैं, उन लोगों ने बुलाया है। तो हम शीतल पी सिंह से आज बात करेंगे कि वो अमेरिका में क्या महसूस कर रहे हैं और जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय हैं, वो किस तरह देख रहे हैं भारत के हाल के घटनाक्रमों को लेकर। हम सारे घटनाक्रमों को नहीं लेंगे, स्पेसिफिक कुछ लेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है शीतल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। आपने बहुमूल्य समय अपना नमस्कार, निकाला धन्यवाद। हमारे लिए। जी, जी। तो इस बहुमूल्य समय का उपयोग करते हुए पहला मेरा सवाल है कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब, इनके ऊपर एक हमला करने की कोशिश की गई और वह हमला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बाकायदे लाइसेंसधारी वकील था। उसने जूते चलाए, संयोग अच्छा था कि नहीं लगा, लेकिन जूता उसने चला दिया। उसको तुरंत गिरफ्त में ले लिया सिक्योरिटी गार्ड्स ने और फिर पुलिस ने पूछताछ की घंटों तक। उसने गुनाह कबूल किया, उसने स्वीकार किया क्योंकि सबके सामने दिखाई दे रहा था। लेकिन कोई कार्रवाई उस पर होती आगे इसके पहले ही जस्टिस गवई ने उसको माफ किया और कहा कि इसको छोड़ दो, इसका जूता भी लौटा दो। तो माना यह जा रहा था कि जरूर उन्होंने इस पर एक तरह से कृपा की, करुणा व्यक्त की। हो सकता है कि ये आदमी खुराफाती हो दिमाग से और गलती से इसने ऐसा कर दिया हो, बाद में सोचेगा और गलती का एहसास होगा, उसको पश्चाताप होगा। लेकिन पश्चाताप करने के बजाय उसने आज सुबह जो इंटरव्यूज दिए हैं, खासकर कुछ न्यूज एजेंसीज को, उसमें उसने डिफेंड किया है अपने हर एक कदम का और उसने कहा है कि वो परमात्मा के आदेश पर ऐसा उसने किया। और दूसरी बात उसने कही है कि मॉरिशस में जो भाषण दिया जस्टिस गवई ने कि बुलडोजर से नहीं संविधान से देश चलता है, इसलिए हमने ऐसा किया। खजुराहो की घटना तो प्रकारांतर से उसने कही ही। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि भारत की इस घटना के बारे में, इस समाचार के बारे में, जाहिर है अमेरिका में उतनी चर्चा नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं आपने सुनी है या लोगों के बीच है, तो क्या रिएक्शन है उनमें? देखिए, इस समय सारी दुनिया में जो परिस्थितियां हैं, उनको समझ पाने में साधारण या यूं कहें कि ज्यादातर लोग असफल हैं। हम भी असफल हैं, सच्चाई है। और भारत की तो कुछ विशेष समस्याएं हैं। जो लोग यहाँ हैं भारतीय, वो उन समस्याओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। उनसे पूरी तरह प्रभावित हैं जो लोग यहाँ पे हैं। और चूंकि आजकल संचार के माध्यम जो हैं वो बहुत सीमित किस्म की टेक्नोलॉजी पर हैं। बहुत एक दो कंपनियों के जरिए ही सारी दुनिया में संचार का संक्रमण हो रहा है। यूट्यूब है और आपका मेटा है। कुछ एक एकाध लोकल वो सब हो जाते हैं। बाकी जो टीवी चैनल्स वगैरह है वो भी इंटरनेट के माध्यम से सब तक उपलब्ध है। तो जो सोच समझ भारत में आपको मिलती है, उसी तरह से विभाजित सोच समझ यहाँ है। आप जानते ही हैं कि ये जो मुद्दा है जिसका आपने जिक्र किया, ये हमारे देश की जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह से विभाजन हो गया है, बेशर्म विभाजन मैं इसको कहूंगा, क्योंकि 78 वर्ष हो गए हैं आजादी के बाद। उसके पहले 200 साल 250 साल अंग्रेज भी थे। बहुत सारी चीजों में उन्होंने हस्तक्षेप किया था हमारे सामाजिक ताने बाने में। और उसके बाद से हमने जो एक संविधान अंगीकार किया और उसके साथ हमने इतना बड़ा समय गुजारा है। लेकिन हमारी जो बुनियादी एक सामाजिक समस्या है, जो दुनिया में इस तरह की कहीं नहीं है, जाति वाली। और उसमें जाति की श्रेष्ठता और जाति
को लेके दंश कह लीजिए, एक बहुत बड़े समाज को दंशित किया हुआ है। उनको बहुत सारे लोगों को तो छुआछूत का शिकार बनाया हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो है दोयम दर्जे के नागरिक हमने बना रखे हैं और उनको लेके एक समझ है समाज में कि वो नीचे हैं, बाकी लोग ऊँचे हैं। इस तरह की समझ के साथ हम चल रहे हैं। वो सब चीज़ें यहाँ भी हैं और चूँकि सबसे पहले जो लोग यहाँ आए, उनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं जिनको भारत में ज़्यादा मौके थे, उन्हीं लोगों को वो मौके विदेश तक लाए। तो उस तरह का वर्गीकरण यहाँ भी है समाज में, उसी तरह की सोच-समझ भी है, एकदम सब जुड़े हुए हैं सूचनाओं से। तो लेकिन चूँकि इस पूरे दौरान कुछ पॉज़िटिव भी हुआ है, 75-76 सालों में संविधान के अंगीकार करने के बाद, उससे ये हुआ है कि उन हिस्सों से भी एक मध्य वर्ग पैदा हुआ है, जिसको उसी तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मौके मिले हैं, वो लोग भी यहाँ आए हैं। अक़लियत के लोग हैं बहुत सारे, जिनके पास ऐतिहासिक कारणों से पहले ज़्यादा मौके थे, उनके भी एक छोटे ही सेक्शन के पास थे। तो वो लोग हैं और सबकी अलग-अलग किस्म की चिंताएँ हैं। और उन चिंताओं का जो स्वरूप हमारे भारत में है, लगभग वही स्वरूप यहाँ है। लेकिन एक पीढ़ी जो यहाँ पैदा हुई है, भारतीयों के बीच से, भारतीयों की और कुछ मिली-जुली भी, उस पीढ़ी में धीरे-धीरे कुछ विरक्तता सी है भारत को लेके और वो उसमें उस तरह से कोई बहुत रुचि नहीं है। उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनमें रुचि रहे, लेकिन वो धीरे-धीरे भारत को चूँकि वो जिन इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स में यहाँ सिंचित होते हैं, वो उनको भारत के वो स्वरूप दिखाता है जो स्वरूप हमारा सचमुच में है। वो नहीं जो हम प्रचारित करते हैं। वो भारत को एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश जानते हैं। वो जानते हैं कि आर्थिक रूप से ये बहुत ही कठिनाइयों से जूझ रहा है। वो जानते हैं कि वहाँ बहुत गरीबी वगैरह है। वो जानते हैं कि हमारे शहरों में जो मतलब प्रदूषण का मामला है बहुत खराब है। दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर हमारे हैं। गंदगी बहुत है, अशिक्षा, कुशिक्षा, सामंतवाद, हिंसा वो हमको उस तरह से जानते हैं जैसे पश्चिम के दूसरे हिस्सों के लोग जानते हैं या जिसे मोटे भाषा में कहा जाए गोरे लोग जिस तरह से हमको समझते बूझते हैं। तो जो पीढ़ी यहाँ पैदा होके यहीं के शिक्षा क्रम में बड़ी हुई है और यहाँ के वातावरण में हुई है, वो भले ही भारतीय मूल की है, वो हमको उस आलोचनात्मक दृष्टि से देखती है। लेकिन जो पीढ़ी हमारे यहाँ पैदा होके और वहाँ से आईआईटी से, आईआईएम से, इससे उससे और विभिन्न स्रोतों से यहाँ पहुँची है अपनी मेहनत उसके बल पे या मज़दूर के रूप में आई है और इल्लीगल तरीकों से आके बाद में यहाँ लीगल-वीगल हो गई है और उस तरह के काम करती है या अफ्रीका वगैरह से भगाया हुआ एक बड़ा समुदाय है जो वहाँ की परिस्थितियों से भाग के उसको मौका मिला ब्रिटेन में, यूरोप में आने का और अमेरिका में आने का, वो हिस्सा है। तो जैसी प्रतिक्रिया वो लोग वहाँ करते हैं लगभग वैसी ही यहाँ है। लेकिन ये है कि अब चूँकि वो घर से दूर है, तो बेचैनी बहुत है यहाँ। उनमें जो लोग पिछली पीढ़ी के हैं, 40 साल, 50 साल, 30 साल हो गए हैं, उनमें बहुत बेचैनी है। और जो अभी आए हैं बीच में कि इधर से उधर से किसी तरह से और यहाँ आके फिर उसी तरह के संघर्षों में हैं, उनमें भी बहुत बेचैनी है। ये हम लोगों ने तब भी देखी थी जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। एकाएक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पार्टी को समर्थन मिला था। बहुत से युवा, बहुत से अधेड़, बहुत से लोग चाह रहे थे कि देश में शायद बदलाव हो जाए। एक अलग तरह का फिनोमेना पैदा हुआ था। हमारे यहाँ जिससे पहले भी जो आंदोलन हुए, चाहे वीपी सिंह वाला रहा हो, जेपी वाला रहा हो, अन्य रहे हों, उसमें उस तरह से ये भागीदारी नहीं थी इंडियन डायस्पोरा की जो बाहर रहता है। लेकिन अन्ना आंदोलन के दौर में हुई थी। लेकिन जब उनका वो सब टूटा, वो बिखर गए। उनमें से बहुत सारे लोग फिर से इस तलाश में हैं कि कुछ भारत में बेहतर हो और लेकिन अब दुनिया की परिस्थितियाँ उसको बिल्कुल निराशा में बदल रही हैं। यहाँ जो प्रशासन है इस समय उसके लिए गए बहुत सारे फैसलों से दुनिया में बड़ी हलचल है, भारत में तो ख़ासकर बहुत ज़्यादा हलचल है। ये सब चिंताएँ हैं, ये मिक्स रूप में। अब चूँकि उनके एकदम क्लियर उत्तर तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ, वो भी नहीं समझ रहे हैं, तो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति यहाँ पर फ़िलहाल है। जी। जी, तो जिस तरह जुडिशरी और सरकार के बीच में जो एक स्थितियाँ नज़र आती हैं भारत में, माना ये जा रहा है कि भई जुडिशरी में जैसे मीडिया में फ्रीडम नहीं है, जुडिशरी की भी फ्रीडम अपने आप में जो थी और जिसको माना जाता था कि भई आखिरी फैसला यहीं होता है, वो सिमटता जा रहा है और अभी चीफ जस्टिस पर जो ये हमले की कोशिश की गई है, उनके विचारों के कारण, उनके उनके न्याय के उसूलों के कारण कि भई हम जो है ये नहीं चलेगा, बुलडोज़र नहीं चलेगा।
संविधान चलेगा। इस तरह के विषयों को लेकर जब हमला हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये जायज़ ठहराने की कोशिश राइट विंग एक जो स्ट्रीम है उसकी तरफ से की जा रही है, तो वहाँ क्या इसकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि यहाँ कोई अलग प्रतिक्रिया नहीं है। यहाँ जो सवर्ण जाति से आता है, जो ज़्यादातर है उसमें कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोग तो उसी तरह से प्रतिक्रिया देते हैं जैसे हमारे यहाँ देते हैं। यहाँ हुँ, उस तरह से संगठित भी हैं वो लोग, इसी तरह से संगठित किए गए हैं जैसे भारत में किए गए हैं। वो उसी तरह के संगठन भी चलाते हैं, वैसी ही विचार श्रृंखला को एक-दूसरे के बीच पहुँचाते हैं माध्यमों से, व्हाट्सएप वगैरह सब यहाँ बहुत सक्रिय हैं, अन्य चीज़ें भी सक्रिय हैं। उससे लगभग वही चीज़ है और ज़्यादातर कंटेंट भारत से ही जनरेट होके अब तो चूँकि एक क्लिक की दूरी है, एक क्लिक से आप हमसे बात कर रहे हैं, उसी क्लिक से सूचना वहाँ से यहाँ आ रही है। उसी तरह की सोच-समझ है, बल्कि उससे और ज़्यादा कट्टर है यहाँ सोच-समझ कुछ लोगों में। हम लोगों को भी ऐसा कई कार्यक्रमों में इस तरह के सवाल करने वाले लोग प्रस्तुत हुए, जो लगा ही नहीं कि हम यूपी की किसी जिले में बैठ के किसी ऐसे व्यक्ति से सामना कर रहे हैं। लगा बिल्कुल वैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में जैसा लोग आचरण करते हैं, जैसी बात करते हैं, जैसा वो कर रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, क्योंकि वो जाति उनकी जो है, वो दलित समाज से आते हैं। उन्होंने कैसे किसी सवाल पर अपना व्यू पॉइंट वो रख दिया, जो उनको लगता है कि आधुनिक है। वो चूँकि वो स्वीकार ही नहीं किया जाना है एक बड़े समाज द्वारा, तो उनकी जाति को लांछित करते हुए, उनके पद को लांछित करते हुए, पूरी जुडिशरी को लांछित करते हुए, सरकार से समर्थन पाए हुए लोग सोशल मीडिया पे गरज बरस रहे हैं। जो गरज बरस रहे हैं, उनको सबको हम देख रहे हैं कि उनकी सबकी जातियाँ क्या हैं, सब किस समाज से आए हैं, तो वो वैसे भी गरज बरस रहे हैं और 24 घंटे ही गरज बरस रहे हैं। वो इसी तरह से समाज को लांछित करते हैं। वो इसी तरह से पिछड़ी जातियों से, दलित जातियों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से या किसी भी किस्म का सरकार से सवाल करने वालों के साथ जिस तरह से पेश आते हैं, वैसे ही पेश आ रहे हैं सीजेआई के खिलाफ। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये ठीक है कि सीजेआई ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया और उनको जूता वापस करा दिया। ये तो एक ठीक है, उनके पद की सहृदयता है। ऐसा चिदंबरम ने भी किया था जब उनको उनके ऊपर एक सिख पत्रकार ने जूता फेंकने की कोशिश की थी। ऐसा अनेक बार अनेक लोग कर चुके हैं, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन ये बात उन लोगों से अलग इसलिए है कि ये जाति के कारण है और इसमें जो घृणा आ रही है, नफ़रत आ रही है, जो उल्टी कर रही है पूरे सोशल मीडिया पर और मीडिया में भी वो प्रकट है और एजेंसी वगैरह जिस तरह से प्ले कर रही हैं, जैसे उस आदमी को हीरो बनाने की कोशिश कर रही हैं। या तो देश में जो वातावरण हो रहा है, जो खतरनाक वातावरण हो रहा है, वो अभी इनको छोड़िए, अपने ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इतनी गालियाँ इस समय यही लोग दे रहे हैं। वो सारे लोग जो इस समय गवई साहब को गाली दे रहे हैं, वही सारे लोग मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इसलिए गाली दे रहे हैं कि वो पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण को लेकर ऐसा लगता है कि शायद गंभीर है। तो ये तो वो सवाल तो वो है। सवाल जो बुनियादी है वो ये है कि आपने एक सामाजिक व्यवस्था तैयार की थी, जो बहुत पहले थी, उसको बहुत दिनों तक चलाया, दुनिया बदल गई, आज़ाद हुई, नए विचार आए, नया संविधान में वो सब निरूपित हुए, दुनिया भर में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जहाँ हम हैं यहाँ पर रंग-भेद को लेके बहुत लड़ाई चली। अभी बगल में हम अटलांटा में थे, जो मार्टिन लूथर किंग का शहर है और वहाँ हमने सब बहुत सारी चीज़ें देखी। तो ये सब दुनिया में चीज़ें बदली हैं, सब बहुत बड़े ह हद तक बदली हैं, अभी भी हैं, लेकिन बहुत बदल गई। भारत में ये और कट्टर हुई हैं और बहुत और खराब रूप से हमारे सामने आ रही हैं। और ये जो है, ये लड़ाई चल रही है इसकी, ये जाति की लड़ाई चल रही है। और समाज में एक बड़े हिस्से के खिलाफ एक छोटे हिस्से द्वारा साधनों पर जो कब्जे की लड़ाई है, शिक्षा पर कब्जे की लड़ाई है और सरकार पर कब्जे की लड़ाई है, इंस्टीट्यूशंस पर कब्जे की लड़ाई है और ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन पर कब्जे की लड़ाई है। ये जो लड़ाई चल रही है, वो वहाँ और यहाँ दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसा ही है। नाम का फ़र्क है कि हम इस समय मियामी में हैं और अदरवाइज़ हम वहाँ मणिपुर में होते या सुल्तानपुर में होते या लखनऊ में होते। बात लगभग आस-पास ही है, एक जैसी ही है, एक तरह के ही ज़हर से भरी हुई। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि कास्ट और क्लासेस की जो ये लड़ाइयाँ हैं, वो हमारे समाज में जो हैं, वो वहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं भारतवंशियों में और ये बात सही भी है। लेकिन मैं ये समझना एक चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए
कि आमतौर पे एक इम्प्रेशन है भारत में मिडिल क्लास में कि मोदी जी का अमेरिका में या दुनिया के दूसरे जो इस तरह के बड़े देश हैं या ताकतवर देश हैं, बड़ा जलवा रहा है। जब भी वो जाते थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति से गलबहियाँ और काफ़ी एक लेकिन हाल के दिनों में खासकर टैरिफ को लेकर, फिर वीज़ा को लेकर अमेरिका और भारत के बीच में एक साफ-साफ दिखाई पड़ा कि भई वो जलवा तो नहीं है जिसका बहुत हम लोग शोर सुनते थे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंडो-पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ अभी हाल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसमें भी दिखाई देता, उसमें भी आई मीन अमेरिका की भूमिका खासकर ट्रम्प साहब की भूमिका बिल्कुल अजीब तरह की थी, जो एक्सपेक्ट कोई भारतवासी नहीं करता था। लोग समझते थे कि हमारे प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र हैं और उनके जीतने के लिए प्रचार तक किया था मोदी जी ने। तो अभी अमेरिका में क्या माहौल है इसको लेकर, अपने देश के प्रधानमंत्री के जलवे को लेकर, ट्रम्प और प्रधानमंत्री के रिश्ते को लेकर, भारत और अमेरिका के बीच जो एक कॉन्ट्रडिक्शन इमर्ज किया है उसको लेकर। देखिए, माइथोलॉजी में कृष्ण और सुदामा की मित्रता हो सकती है। आज के रियलिटी विश्व में इस तरह की चीज कैसे हो सकती है? ये 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले देश में हम बैठे हैं। हम बड़ी मुश्किल से आंकड़ा ऊपर नीचे करके झूठ बोल के 3-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 1/10 है इनके। और ये तो खैर एक आंकड़ा है, इसलिए कि हम 145 करोड़ हैं, ये 32-34 करोड़ हैं, तो वो भी कोई तुलना ही नहीं है। मतलब 1/50वां हिस्सा है हम इनकी अर्थव्यवस्था के लिहाज से, प्रति व्यक्ति वगैरह के लिहाज से देखा जाए तो। तो कैसे मित्रता क्या हो सकती है? सिर्फ झूठ हो सकता है, प्रचार हो सकता है, जो हमारे देश में था, जो बहुत बड़ी आबादी जो है अर्धशिक्षित, अल्पशिक्षित, कुशिक्षित, अशिक्षित है। और उसको तमाम तरह के हमने जारगन्स में पहले से ही पाल रखा है, जातियों में, धर्मों में, फूहड़ता में, मूर्खता में हमने उसको नर्स किया है। तो उनके बीच साधन पहुँच गए हैं। अब सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में सोशल मीडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं और उसमें हम ज़हर डालने की हमारे पास अगर फैक्ट्री है, हम सरकार हैं, हम उद्योगपतियों के साथ हैं और हम क्रोनी कैपिटल के साथ हैं, तो ज़्यादा पैसा खर्च करके हम उनके दिमाग को प्रदूषित कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ये सब चीज़ें आजकल संभव है, जिसने भी इसकी पढ़ाई-लिखाई की है, वो इस सब चीज़ को जानता है, सारी दुनिया में जानता है। लेकिन ज़्यादातर लोग चूँकि नहीं जानते और जिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, उनको ये झूठ बताया जाता है कि साहब हमारे प्रधानमंत्री जी महाबली हैं, दुनिया उनके बिना नहीं चलती और चूँकि बड़े स्तर पे ये बोल दिया जाता है, गृह मंत्री के स्तर पर बोला गया कि दुनिया का कोई फैसला हमारे प्रधानमंत्री के बिना नहीं होता। यहाँ आने पे हम पाते हैं कि किसी अखबार में हमारी कोई जगह ही नहीं है, किसी माध्यम में हम कहीं नहीं हैं। आलोचना के लिए कभी-कभार किसी जगह हम आ जाते हैं। हमारी चूँकि कोई हैसियत नहीं है, हम झूठ में कैसे हो सकते हैं? हमारा जो निर्यात है दुनिया में 2% से भी कम है, 2% से भी कम है और उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदे वाला हिस्सा था, वो इसी देश में था। इन्होंने हमारा कान पकड़ लिया, हम हवा में हो गए। तो ये रियलिटीज़ जो हैं वहाँ लोगों को पता नहीं है। कितनी कठिनाई में लोग वहाँ हैं। एक बहुत बड़ी आबादी सब सहारन अफ्रीका से नीचे है। इनको तो सब पता है ना। हमको नहीं पता है वो बात अलग है, हमारी आबादी को नहीं पता है, लेकिन ये तो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी है। इनके पास तो जिन चीज़ों को ये चाहते हैं वो सूचनाएँ अब तो सब इन्होंने ही विकसित किया है। हम चाहे फ़ेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, जिस पे भी हैं, सब इन्हीं का किया हुआ इंटरनेट यही लाए, कंप्यूटर यही लाए, सब यही करके लाए हैं। तो हमारे बारे में हमें ना पता हो ठीक है, इन्हें तो सब पता है। और इस वजह से एकाएक एक झटका लगा और वो तिलिस्म जो था विश्व गुरु का, वो मिट्टी में मिल गया, जो झूठा था। वो तो पुतला था, वो रियलिटी थी ही नहीं। रियलिटी ये है कि आप घिघिया रहे हैं और कोई रास्ता ही नहीं है। आपने यहाँ एजेंसियाँ हायर की हैं कि किसी तरह हाथ-गोड़ जोड़ के कोई रास्ता ब निकल आए। चलो भई ठीक है, देश हित में अगर आप ऐसा कर रहे हैं, हम उसको एब्ज़ॉर्ब करने को तैयार हैं। लेकिन देश को सूचित गलत मत कीजिए। आप जो सूचना का प्रदूषण आपने देश में तैयार किया है, वो हमको कहीं नहीं ले जाएगा। वो हमको यही सब कराएगा जो करा रहा है, कोई सीजीआई पे जूता फेंकेगा, कोई किसी गरीब आदमी को छोटे-मोटे खाने-पीने की चीज़ या 10-20 रुपए के इधर-उधर के करने के चक्कर में जैसे प्रतापगढ़ में हुआ पीट-पीट कर मारेगा, वीडियो बनाएगा, वीडियो चलाएगा, करते रहेंगे। कभी आपके यहाँ जो दवा बनेगी उसको पी के बच्चे मर जाएँगे और उसका कोई जाँच नहीं होगी, कभी इस तरह की चीज़ें करेक्ट नहीं होंगी। हम दुनिया में इतने बदनाम देश हैं, यहाँ की खबर ये है, अब मैं आपको बताऊँ, आपने खबर की बात की। यहाँ की खबर ये है कि भारत
जो दुनिया की सबसे बड़ी सस्ती दवा की मंडी कहलाता है और फैक्ट्री कहलाता है, वो नकली दवाएं बनाता है और उसकी बनाई हुई दवाओं से अफ्रीका में, एशिया के रूस से सटे हुए हिस्सों में और खुद भारत में तमाम लोग मर गए हैं, जिसको डब्ल्यूएचओ ने बार बार इंगित किया है। यहां की खबर यह है हमारे बारे में, ये हमारी असलियत है और हम इसमें कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। उसमें खबर यह है कि भारतीय जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं और फेल है या मिली भगत है। ये भी सब छप रहा है कि सब पैसे ले लेती हैं, करप्शन बहुत है। हमारे बारे में रियल खबर ये है। और अभी आप जब अमेरिका से ये बात बोल रहे हैं तो आपको मैं बताऊं कि भारत के कई प्रांतों में बच्चे जो हैं सिर्फ एक खास सिरप पी करके उनकी जी उनकी डेथ्स जी हुई हैं। जी जी जी, जो आप बहुत कह ही रहे हैं वही दुर्भाग्य वही से। खबर, वही जी। खबर। और इस बारे में शोध करने वाले एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया है, कल रात ही भेजा है। बाय द वे, मैंने भी इस पर सोशल मीडिया में पोस्ट लिखी थी। मेरा ये विषय है, मैं थोड़ा बहुत इसको पढ़ता लिखता हूं और मुझे भी उसी तरह से चिंता है जैसी चिंता किसी भी भारतीय को होनी चाहिए। तो मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था, उसने मेरी थोड़ी सी नाक बचाई। वो कह रहा था कि क्या है हमारा देश, कि भारतीय था, कि ये इतनी बड़ी खबर हमारे यहाँ विमर्श में क्यों नहीं है कि हम या दवा बना के अपने बच्चों को मार रहे हैं। हम जो दवा सप्लाई कर रहे हैं उससे अफ्रीका में बच्चे मरे हैं, उससे उज्बेकिस्तान में मरे हैं और डब्ल्यूएचओ ने हमें इंगित किया है, कंपनियों पे नाम लगाया है। हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारे चेक करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? तो उसके सामने वो बयान भी थे कि जो राजस्थान का मंत्री और मध्य प्रदेश का मंत्री उन कंपनियों को डिफेंड कर रहा था। जी। तो ये आ, हमारी खबर है। जी शीतल जी, बिल्कुल आखिर में हमारे पास जो समय है हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और आपको भी निकलना है। आ, अभी देश का एक राज्य, हमारे देश में चुनाव अक्सर होते रहते हैं लेकिन संजोग है कि इस समय देश में एक ही राज्य में चुनाव हो रहा है और उसका नाम है बिहार। बिहार के चुनाव से पहले एसआईआर हुआ। जी एसआईआर को लेकर बहुत विवाद भारत में रहा है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जो वहां के मीडिया में एसआईआर पर तो खबरें बहुत रेयर नहीं छपी होंगी, शायद ही छपी हों, वो तो जी संभव नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भारतवंशी वहां पर हैं, जो एनआरआईज हैं, सचेत लोग जो हैं, अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के जो भी हों, क्या बिहार के चुनाव को लेकर, एसआईआर को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का जो एक वैचारिक जो इस समय संघर्ष चल रहा है देश में, वैचारिक, इसको लेकर क्या सोच है, क्या समझदारी है? देखिए, बिल्कुल वही, फिर वही बात, जैसे हमारे भारत में है कि समाज के वो हिस्से जो कमजोर उनसे आते हैं, जिनको नीची जाति कहा जाता है या पिछड़ा कहा जाता है या किसी और तरह से उनको मनुष्यता में दूसरा ग्रेड देने की कोशिश होती है, या अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उन सब में इस तरह की सवालों पर रियल बेचैनी मिलती है। और एक वो समुदाय है जो यहाँ रहने पर, जहाँ उसके लिए सब कुछ बहुत संभव है और जो सही सूचनाएँ अपने लिए इकट्ठा कर सकता है, सही डिसीजन कर सकता है, वो करना ही नहीं चाहता। जैसे वहाँ नहीं करना चाहता, वैसे वो यहाँ नहीं करना चाहता। वो आँख मूंद कर सब चीज़ों पे वैसे ही यकीन करता है या उसके लिए लड़ता है। एक जगह अटलांटा में एक सज्जन ऐसे ही सवाल लेके आ गए थे। तो अब वो चीज़ फिर ब नाम पूछने पर पता लग जाता है कि वो सवर्ण समाज से ही आते हैं। तो जो सवर्ण जातियों से आए हुए लोग यहाँ भी सवर्ण बने हुए हैं, जिस समाज में नस्ल भेद, रंग भेद और इन सब चीजों के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा, बहुत सफल इतिहास है और जिन्होंने सभ्यता के बहुत सारे पायदानों में बहुत हस्तक्षेप किया है और वो यहाँ के जीवन में उस सब से सिंचित है, इन्फॉर्म्ड है। लेकिन वो भारतीय जनजीवन में उसी तरह की पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी बीमारी के साथ सरवाइव कर रहे हैं और मतलब वहां वो उस आपका ये कहना है कि वहां पर वो पूंजीवादी लोकतंत्र की खूबसूरती को तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन वर्णाश्रमी अपनी वर्णाश्रमी सोच को बकायदे अपने में जज्ब किए रहते हैं। नहीं नहीं, यहाँ यहाँ वो व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ लड़ने वालों में है हाँ, हाँ, और हाँ। अपने देश में कास्ट सुप्रीमेसी को प्रिजर्व करने वालों में भी है। बिगड़ अद्भुत कॉन्ट्रडिक्शन है, अद्भुत। मुझे लगता है जी कि इसी इसी विरोधाभास और इसी द्वंद का जो रूपक आपने तैयार किया है अमेरिका में अपने भारतवंशियों के बारे में, ठीक है, वहाँ अच्छे जी लोग हैं, बहुत शानदार लोग भी हैं,
हर बहुत तरह अच्छे के लोग हैं। लोग हैं। अच्छा, मैं हाँ, 1 सेकंड आपका कार्यक्रम 1 मिनट लूँगा। या अच्छे लोग तो इतने हैं और चिंता इतनी है कि अटलांटा में एक होटल में हमारे जो मेज़बान थे, वो चूँकि एक सभा-सी हो गई थी, काफ़ी लोग आ गए थे, उसमें से 22-23 लोग हम लोग हो गए एक होटल में, उन्होंने कहा कि आपको भारतीय खाना खिलाते हैं। एक दक्षिण हुँ, भारतीय होटल में ले गए। खाना खाया हुँ, 22-23 लोगों ने, अब सोचिए यहाँ सब बड़ा महँगा होता है, बड़ा मतलब महँगी जगह भी थी वो। हुँ। वहाँ के होटल के मालिक आए, उन्होंने शायद हम लोगों को यूट्यूब वगैरह पे देखा था। हमारे साथ कुछ और पत्रकार भी हैं, उनमें से कई लोगों को उन लोगों ने अच्छा, देखा था, वो मालिक भी आए। भारतीय हैं, ओके, गुजराती ओके, हैं और ओके। दक्षिण भारतीय उनका होटल है। हुँ, आए, हुँ, उन्होंने सबसे हाथ-वाथ मिलाया और आप अचरज करेंगे 23-24 लोगों का बिल उन्होंने ज़ीरो कर दिया, पैसा ही नहीं लिया। बताइए। तो हुँ, मतलब मैं तो समझ में नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूँ उनसे, सिर्फ़ एक फ़ोटो खिंचा के साथ में आदमी 24 लोगों का एक बड़े होटल में बिल का पैसा ना ले और मतलब ये भी है। वो ये इतनी पॉज़िटिव चीज़ है और इतने शहरों से हम लोगों को निमंत्रण आ रहा है जिनको फ़ेसबुक वगैरह पे मैं लिखता रहता हूँ, उनको पता है कि यहाँ हम लोग हैं, कि हम उनका आदर ही कर पाने में असफल हैं। लगभग सभी जगह लोग चिंतित हैं। तो एक समाज तो है अब भारत का जो डायस्पोरा के रूप में दुनिया में है, जो हमारे देश की परिस्थितियों से बहुत चिंतित है और वो व्यक्त होने की कोशिश करता है, चाहे उसने अन्न आंदोलन में की हो और चाहे वो भ्रमित हो गया है, फिर रिएक्ट करना चाहता है और मतलब हम जैसे साधारण टटपुजिया लोगों को, जो थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह पे कुछ कोशिश करते हैं, इन सबको भी वो प्यार करता है। चलिए, आप आपसे फिर हम चर्चा करेंगे समय-समय पर। बहुत अच्छा लगा, आपने वहाँ के हालात और वहाँ की जो वहाँ की ज़िंदगी जो है, ख़ासकर भारतवंशियों की, किस तरह वो जनतंत्र का वहाँ एन्जॉय भी कर रहे हैं, वहाँ की डेमोक्रेसी को और साथ में अपने देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी संजो कर रखे हुए हैं, चाहे वो जितनी बदबूदार क्यों ना हो, ख़ासकर वर्ण व्यवस्था। तो हमारे यहाँ अच्छा भी है, हमारे यहाँ बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं। उनको अगर वाक़ई उसके साथ जीना कितना खूबसूरत होगा, लेकिन तब जब हम उस विरासत को आगे लेकर जाएँ और वो विरासत हमारे देश में है, अम्बेडकर की है, उस वो विरासत भगत सिंह की है, नेहरू की है, गांधी की है, बहुत सारी। तो बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।